तो सवाल यहाँ केवल हिमालय का नहीं है। ये जो प्रश्न है, ये पूरी पृथ्वी के मोबाइल खड़ा है। पूरी मानवता के लिए ये एक यक्ष प्रश्न है कि कल हम जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अगर आपने पिछले साल के घटनाक्रम पे ध्यान दिया हो, तो आप मानेंगे कि बीता हुआ साल 2023 हिमालयी राज्यों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 2023 की शुरुआत जोशीमठ में भूधसाव से हुई। विशेष रूप से विंटर्स में इस तरह की आपदा का होना कुछ अचरज भरा था, क्योंकि भूधसाव हो या भूस्खलन ज्यादातर बरसात के मौसम में होता है, मानसून की अवधि में होता है। तो साल की शुरुआत 2 जनवरी 2023 से अचानक से उत्तराखंड में जोशीमठ शहर में तेजी से भूधसाव होने लगा, जिससे कि एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ गई। वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग्स थी, उनमें दरारें आ गई और काफी लोगों को अचानक दूसरे स्थानों पे शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद मानसून के आरंभ में 8 से 11 जुलाई के बीच हिमाचल में कुल्लू, मनाली, मंडी का जो इलाका है, वहां पर त्वरित बाढ़ के कारण काफी क्षति हुई, काफी लोग मारे गए। उसके बाद बरसात के सीजन में ही एक बार फिर से हिमाचल प्रभावित हुआ। इस बार मुख्यतः प्रभावित कालका शिमला वाला इलाका हुआ और वहां भी काफी मानव क्षति हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी क्षति हुई। इसके बाद मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर में अचानक सिक्किम में भारी बारिश हुई और साउथ लोहनक लेक जो थी वो ब्रीच कर गई। ये हाई एल्टीट्यूड की मोरेन डैम लेक थी और भारी बारिश के कारण इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ गया और ये अचानक ब्रीच कर गई और इसमें तीस्ता 3 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो क्षतिग्रस्त हो गया और 100 के करीब लोग मारे गए। जनवरी में उत्तराखंड, जुलाई अगस्त में हिमाचल, उसके बाद अक्टूबर में सिक्किम। लगातार 3 आपदाएं, बड़ी आपदाएं, और कहीं ना कहीं ये तीनों ही आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में हुई जहां पर या तो विकास कार्य होते रहे हो, कोई बांध बन रहा है, सड़कें बन रही है, या फिर वहां पर काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक रहे हो। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने अचानक से एक बार फिर हिमालयी क्षेत्र को सेंसिटिव बताते हुए यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया। पता नहीं ये बात कहाँ से शुरू हुई, शायद इन्वायरमेंटलिस्ट ने या फिर जो हमारे पर्यावरण पर काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इसे शुरू किया हो। कहा गया कि जो हिमालयी क्षेत्र है उसकी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा यहाँ लोग बस गए, उससे ज्यादा यहाँ इमारतें बन गई, उससे ज्यादा संरचनाएं बन गई, उससे ज्यादा विकास कार्य हो गए, जिसके कारण यहाँ पर इस तरह की आपदाएं बारंबार हो रही हैं। और निश्चित ही हमारे जो वैज्ञानिक हैं विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के, उसमें वाडिया इंस्टीट्यूट हो सकता है, CBRI हो सकता है, NGRI हो सकता है, IITs हो सकते हैं, उनमें से भी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सबने हाँ में हाँ मिलाई और एक बार हिमालयी क्षेत्रों में फिर से जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना, टोपोग्राफिक सर्वे, लिडार सर्वे, इसका दौर शुरू हो गया। हर आदमी की यही धुन थी कि इस क्षेत्र का कितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसका आकलन किया जाए और उसके आधार पर विकास की योजनाएं बनाई जाए कि किस तरह का विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। निश्चित ही ये अच्छा प्रयास था और आशा है कि इससे आगे कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। परंतु जब हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैरिंग कैपेसिटी से हमारा तात्पर्य क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैरिंग कैपेसिटी का सीधे सीधे तात्पर्य है कि कोई एक हैबिटेट है या एनवायरनमेंट है, उसमें किसी एक स्पेसीज की मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी सस्टेन हो सकती है। रिसोर्सेज के आधार पे, खाने के आधार पे हो सकता है, पानी के आधार पे और अन्य जो उसको चीजें चाहिए उसके आधार पे उमेट्स हो सकते हैं। कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी एक स्पेसीज की उस स्थान में नेचर सस्टेन कर सकता है, जिसे हम उस स्पेसीज के लिए उस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब अगर वैसे हम भी एक स्पेसीज ही हैं, परंतु अगर हम अपनी आवश्यकताओं के निर्धारण की बात करें तो हमारी आवश्यकताएं तो प्रकृति निर्धारित करती नहीं है। हमारी आवश्यकताएं ज्यादातर स्थितियों में बाजार के द्वारा या फिर सप्लाई चेन के द्वारा निर्धारित होती हैं और इन सब स्थितियों में बदलाव आने पे हमारी किसी स्थान में हमारी कैरिंग कैपेसिटी में बदलाव हो सकता है। फर्ज कीजिए केदारनाथ है, कल वहां लोगों के रहने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, केवल 300 लोग रह सकते थे।
तो उस समय केदारनाथ की कैरिंग कैपेसिटी 300 थी। आज समय बीतने के साथ हमने वहां अवसंरचनाएं बना ली, सुविधाएं बना ली। आज 3000 लोग वहां रात्रि विश्राम कर सकते हैं, रात को रह सकते हैं। तो आज उसकी कैरिंग कैपेसिटी 3000 हो गई। 3000 लोग हैं तो उनके लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, वो हम कहीं से भी ला सकते हैं, वो बाजार पे निर्भर है। तो हमारे लिए कैरिंग कैपेसिटी का निर्धारण कैसे हो? क्या जियोलॉजी या टोपोग्राफी हमारी कैरिंग कैपेसिटी का निर्धारण करती है? इस पे विचार करना जरूरी है। अगर कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो समय समय पर पूरी पृथ्वी के लिए वैज्ञानिकों ने कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि अगर पूरे विश्व की बात करें तो कितनी लैंड अवेलेबल है, कितना अनाज उत्पन्न हो सकता है, कितना पानी है, उसके आधार पे कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही है। हर सेकंड में 3 से 5 बच्चे जन्म लेते हैं। जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है हमारी पॉपुलेशन 1.5-2 हजार बढ़ गई हो। तो ऐसे में जो प्रोजेक्शंस लगाए गए हैं वो यूएन के द्वारा हो सकते हैं, दूसरे अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हो सकते हैं। इस तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके आधार पे विभिन्न संस्थाओं ने, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र ने आकलन किया है कि 2025 तक, वर्ष 2025 तक हमारी आबादी, वैश्विक जो आबादी है वो 8 बिलियन के करीब हो जाएगी। 2040 तक ये आबादी 9 बिलियन हो जाएगी। तो सदी के अंत तक हमारी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन इस प्लेनेट पे, वो 11 बिलियन के करीब होने के आकलन लगाए जा रहे हैं। परंतु सच में कोई नहीं जानता कि ये चरम या ये जो पीक है पॉपुलेशन कब करेगी, किस साल करेगी, क्योंकि इसके लिए कई वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल है, उसके साथ फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है, और जो पर्यावरण में या वायुमंडल में कार्बन का कंसंट्रेशन है। ये 3 चीजें पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं: नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी और कार्बन का कंटेंट। परंतु ये सच है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आज से करीब करीब 200 साल पहले एक इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिन्होंने 1798 में एक ऐसे लिखा था, एक निबंध लिखा था, एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने इस बात को आगे रखा कि जो पावर ऑफ पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या की ताकत है, वो सहज ही जो प्रकृति की सृजनात्मक शक्ति है उसको ओवर पावर कर सकती है, और उसके कारण हमारी जो प्रजाति है उसको असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स माल्थस ने कहे, उन्होंने कहा कि हम इस पृथ्वी को ओवर पॉपुलेट कर देंगे, हम पृथ्वी पर उत्पन्न सभी संसाधनों का उपयोग या उपभोग कर लेंगे, हमारे लिए जीवित बचे रहने का कोई साधन नहीं बचेगा, और हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिसके कारण हम अकाल मृत्यु का कारण बने और अपनी स्वयं की प्रजाति को हम एक्सटेंशन तक ले जाए। ज्यादातर जो बायोलॉजिस्ट हैं या पॉपुलेशन साइंटिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि जितनी हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है और उसी के साथ एरेबल लैंड है, जितनी जगह पे हम कुछ फसल उगा सकते हैं खाने लायक, उसके आधार पे पृथ्वी केवल 9 से 10 बिलियन लोगों को सपोर्ट कर सकती है। उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्राइसिस की उत्पन्न हो जाएगा। 9 से 10 बिलियन से ज्यादा वो कहते हैं कि उनको सपोर्ट कर पाना पृथ्वी के लिए संभव नहीं है। यूएन के जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 15-20 साल में 2040 तक हमारी पॉपुलेशन 9 बिलियन पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अंत की कगार पे हैं। उसके बाद हमारे बीच पानी के लिए, खाने के लिए स्ट्रगल आरंभ हो जाएगा। परंतु वहीं दूसरी ओर एक वैज्ञानिकों का वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि है उसकी दर में कमी आएगी। और वो जापान और चाइना का एग्जाम्पल देते हैं जहां पर की फर्टिलिटी रेट जो है तेजी से गिर रहा है और पॉपुलेशन में कमी आ रही है। परंतु साथ ही सभी वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हमें बचे रहने के लिए एनर्जी एफिशिएंट बनना होगा, हमें कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना होगा, हमें एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देना होगा, हमें रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे ध्यान देना होगा। तो सवाल यहाँ केवल हिमालय का नहीं है। ये जो प्रश्न है ये पूरी पृथ्वी के मुंह बाएं खड़ा है। पूरी मानवता के लिए ये एक यक्ष प्रश्न है कि कल हम जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो आज से आप
अगर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिए। यदि आपके पास कोई अन्य विकल्प हो, उसका उपयोग करें। ऑफिस जाने के लिए आप कारपूलिंग कर सकते हैं। एसी को आप 23 डिग्री पे चला सकते हैं। ऐसा करके आप अपने आप को, मुझे, अपनी प्रजाति को जिंदा रहने में सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।